Hello student, welcome to Bambole Academy. I am Deepak Saini, physics faculty, and today we are going to discuss NTA NEET physics test paper number 6. In the previous lecture we have discussed the test paper number 4. Now we are going to discuss पेपर नंबर 6। जैसा कि हमने बताया कि सबसे पहले मैंने इसका एनालिसिस करता हूं और उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन बताता हूं जो कि इस पूरे क्वेश्चन पेपर में टफ होते हैं। तो उसके हिसाब से इस जैसा कि बच्चों का फीडबैक मिला है और जैसा मैंने देखा है ये भी क्वेश्चन पेपर कंपैरेटिवली आसान ही है। जैसा का टेस्ट पेपर नंबर 2 मैंने देखा था वो थोड़ा सा स्लाइटली टफ था, लेकिन ये टेस्ट पेपर भी अच्छा है, आसान है, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन है जो कि टफ क्वेश्चन है। 5, 7 है ना, 28, 34, 37 और 45। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये थोड़े से स्लाइटली टफ है बेटा। तो आप इन क्वेश्चंस को, यदि आपको लगता है कि ये आसान क्वेश्चन है तो स्किप करके जल्दी से आप इन क्वेश्चंस को देख लीजिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर दीजिएगा, जिससे कि आपका, यदि आपको आता है, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका टाइम खराब ना होगा, ठीक है। और दूसरी बात, यदि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगे और आपको लगे कि इस वीडियो से आपको डेफिनेटली फायदा हो रहा है तो आप इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, साथ में अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिएगा, जिससे कि हम जब भी कोई नया वीडियो लेक्चर या नीट से रिलेटेड हमारे सीरीज ऑफ वीडियो लेक्चर बम्बोले एकेडमी पर पोस्ट किए हुए हैं, वहाँ पर जाकर के आप इन्हें पढ़ सकते हैं, है ना। तो आपको बेनिफिट डेफिनेटली होगा। हम इस प्रोसेस को डेफिनेटली कंटिन्यू ही रखेंगे। तो आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए, लाइक करती रहिए, सब्सक्राइब करती रहिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 देखो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का मैं सबसे पहले आंसर बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है सी, है ना। सी, इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट में रिलेशन निकालना है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हॉरिजॉन्टल रेंज में और मैक्सिमम हाइट में आपको क्या निकालना है? आंसर रिलेशन निकालना है। तो ये तो आता है ना, इसलिए तो आसानी है ये, है ना। यू वेलोसिटी से फेंका, ये यू कॉस्ट, ये हो जाती है रेंज। रेंज का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। और बेटा एच का फॉर्मूला क्या होगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यदि आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बेटा निकल करके? r अपॉन एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। यू स्क्वायर अपॉन जी कट जाएगा, ऊपर तो आ जाता है साइन 2 थीटा, नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो 2 था ये ऊपर पहुंच जाएगा और ये ऐसे बन जाएगा। तो साइन थीटा तो 4 अपॉन टेन थीटा हो जाता है। तो r अपॉन एच ये आ जाता है टेन थीटा। लेकिन यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 45 दे रखा है। थीटा क्या है? 45। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसलिए r अपॉन एच इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, 4 अपॉन 1, और r इज इक्वल टू 4h के इक्वल हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ गया बेटा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये तो हम डेफिनेटली कराते हैं, जब भी हम थ्योरी पढ़ाते हैं तो उन चीज़ों में हम कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है डी। इसमें क्या दिया हुआ है? ये रटाया क्वेश्चन है, मतलब कि हम काफ़ी बार कराते हैं और ये IIT नीट में भी आ चुका है। लेकिन उसमें क्या था? उसमें आपका ये सॉलिड स्पेयर के रूप में दिया हुआ था। इसमें क्या दे दिया है इसने? सॉलिड स्पेयर की जगह क्या दे दिया बेटा इसमें होलो स्पेरिकल शेल दे दिए। होलो स्पेरिकल शेल किस तरीके से दिए हैं कि 3 स्पेरिकल शेल हैं इस तरीके से। तो जो सेंटर ऑफ मास से स्पेरिकल शेल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इस x और x डैश के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा बेटा? ये होता है 2/3 mr स्क्वायर। तो एक साइड से जाने वाली एक्सिस से जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से निकाल लेंगे। ये तो सेंटर ऑफ मास से हो गया। और डी कितनी है यहाँ पे? डी की वैल्यू r हो जाती है बेटा, ठीक है। तो जो ये होगा आई डैश की वैल्यू जो होगी वो ICM प्लस MD स्क्वायर के इक्वल होगी। ICM की वैल्यू 2/3 mr स्क्वायर होता है, प्लस MD की जगह क्या लिख लेंगे यहाँ पे? R, तो आ जाएगा 5/3 mr स्क्वायर। अब मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकता हूँ। इस वाली जो स्पेरिकल शेल है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया
2/3 mr² हो गया। क्लियर है क्या बात? एक इधर है तो 2 टाइम मल्टीप्लाई बाय इसके एक साइड से गुजरने वाली एक्सिस से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कितना आया वो 5/3 mr²। तो दिस इज द टोटल ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x डैश एक्सिस के अबाउट आंसर आ जाता है। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 5 दूनी 10 और 2 कितना हो जाता है 12, है ना। तो ऑप्शन क्या आ जाता है 4 डी ऑप्शन आ जाता है 4 mr² इज द करेक्ट आंसर। तो सेकंड का आंसर कितना हो गया बेटा डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, है ना। 3 का जो आंसर है वो है डी। दिस इज द डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डी में क्या दे रखा है? डी में 2 कॉइल दे रखी हैं, एक 2 मिली इसकी जो इंडक्टेंस है 2 मिली हेनरी है और दूसरी भी वो है उसकी जो इंडक्टेंस है 8 मिली हेनरी है। क्लियर है क्या बात? वो इस तरीके से रखी गई हैं कि दोनों की फ्लक्स कंप्लीटली लिंक है। इसका मतलब जो इनके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग है के की वैल्यू 1 दे रखी है। क्लियर है क्या बात? तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है वो के √L1 इंटू L2 के इक्वल होता है। आप इसे थ्योरी से जा करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे के की वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 दिया हुआ है, तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगी वो L1 कितना है 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16, है ना, इज इक्वल टू 4 मिली हेनरी आंसर आ जाता है। सो दिस इज द डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 का जो ऑप्शन है 4 का ऑप्शन सी ऑप्शन है। इसमें क्या दे रखा है? इसमें हाँ जी, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड दी है, ध्यान से देखो, और उसका जो मोल है वो 1/2 है। मोल कैसे आएगा 1/2? 22 को 44 से डिवाइड कर देना तो इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, है ना, नंबर ऑफ मोल 1/2। दूसरा जो दिया हुआ है बेटा वो ऑक्सीजन दिया हुआ है, इसके भी मोल कितने हैं बेटा? आधा है, क्योंकि 16 ग्राम है ना, 16 ग्राम को 32 से डिवाइड कर देंगे हाफ आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? टेम्परेचर दे रखा है इसका 300 केल्विन दे रखा है, 27 डिग्री में 273 जोड़ देना, इसका 37 डिग्री है तो टेम्परेचर इसका 300 केल्विन है। अब इन दोनों गैसेस को हमने क्या करा है मिलाया है, तो उसका जो मिक्सचर बनेगा उसका आपको टेम्परेचर बनाना है। तो ध्यान देने वाली बात है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर मिला देंगे, ठीक है। इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, डेफिनेटली हीट इसमें से इधर ट्रांसफर होगी इसके द्वारा। तो मान लेते हैं टेम्परेचर मिक्सचर का जो गैस है मिक्सचर का टेम्परेचर टी मिक्सचर हो जाता है, तो इसके द्वारा दी गई हीट इसके द्वारा हीट कहाँ से होगी 310 केल्विन से 300 केल्विन की तरफ जो हीट ट्रांसफर होगी, यानी कि ऑक्सीजन हीट दे देगी किसे, थोड़ी सी एनर्जी दे देगी CO2 को, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हीट गिवन बाय CO2 इज इक्वल टू हीट रिलीज बाय O2 लगा देंगे। तो हीट रिलीज बाय CO2 कितनी होती है? इंटरनल एनर्जी जो होती है वो NCV होती है, तो इसमें NCV1 और टेम्परेचर कितना है इसका, पहले तो 310 था, अब कितना हो जाता है टी मिक्सचर। तो ध्यान से समझ लो, मैं जल्दी कर रहा हूँ फटाफट से। तो दिस इज द एनर्जी रिलीज्ड बाय दिस गैस, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय दिस गैस कितनी होगी N2CV2, और टेम्परेचर मिक्सचर का कितना हो गया टी मिक्सचर माइनस पहले कितना था 300 केल्विन, है ना। अब ध्यान देने वाली बात है N1 और N2 क्या है, दोनों बराबर है। साथ में ये ट्राई एटॉमिक गैस है, लेकिन इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो भी 5 होता है, और O2 का भी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है 5 होता है। इसलिए दोनों के CV1 और CV2 क्या होंगे, इक्वल होंगे, वो कट जाएंगे, है ना। CV पता है ना, CV क्या होता है F/2 R के इक्वल होता है, दोनों कट जाएंगे तो बचेगा क्या टी मिक्सचर माइनस 300 इज इक्वल टू 310 माइनस टी मिक्सचर। तो जो टी मिक्सचर की वैल्यू आती है वो 300 प्लस 310/2 बराबर कितनी आ जाती है 305 केल्विन आ जाती है। यदि आप इसे डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 273 में से घटा देना तो कितना आ जाएगा बेटा ये आ जाएगा 5 में से 3 गया 2 और 10 में से 7 गया, कितने बचे 10 में से 7 गया 3, 32 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन इसमें अप्रॉक्सीमेटली तो आंसर नहीं है ना, 31.5 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आंसर में मिस्टेक दिया हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। क्वेश्चन करने का तरीका तो हमारा यही होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जो 5 का आंसर है बेटा सी। 5 में क्या दिया हुआ है ध्यान देना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि
बच्चे इसे आसान समझते हैं और गलती कर बैठते हैं, है ना। दो लेंथ दे रखी है, एक रोड की लेंथ है 3.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर है, दूसरी जो लेंथ दे रखी है बेटा वो 4.19 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर दे रखी है। अब ये करना है कि देन फाइंड, यू हैव टू फाइंड द रोड बी इज लॉन्गर देन रोड ए बाई। तो ये तो हो गया आपका B और ये हो गया A, ऐसे मान लेते हैं, है ना। तो जो लेंथ B है और लेंथ A से कितनी बड़ी होगी, तो दोनों को घटा देंगे, 4.19 माइनस 325 और ये कितना आ जाता है बेटा 0.94 आ जाता है। ये तो सब ऑप्शन में कॉमन दे रखा है, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि जो इनमें एरर आएगी वो कैसे करेंगे, LA डेल्टा A माइनस डेल्टा B कर देते हैं और आंसर क्या लिख देंगे, इसमें 0 लिख देंगे। तो पहला ही ऑप्शन दे रखा है जो कि गलत होता है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि एरर इज ऑलवेज एडिटिव, लिख लो डेफिनेशन, लिख लो एक पॉइंट बना करके, एरर इज ऑलवेज एडिटिव। तो दोनों की एरर जो होंगी वो जो डेल्टा L निकालोगे वो क्या निकालोगे, 0.01 प्लस 0.01 कितना जाएगा, 0.02 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा बेटा, आंसर आएगा 0.94 प्लस माइनस 0.02 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन आ जाता है, पांचवे का थर्ड C ऑप्शन इसमें आ जाता है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन है बेटा वो A ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, एक रीगल स्टार है ना, और एक दूसरा स्टार है जो सन है ना, और ये रीगल बोल देते हैं इसे, है ना। और ये कह रहा है कि इसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी रेडिएटेड बाय द सन पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, जो है वो जो कि E बाई T होती है, और वो E सिग्मा A T की पावर 4 के इक्वल होती है। तो इसकी जो रीगल की इंटेंसिटी है और इसकी E बाई T और सन की जो इंटेंसिटी है E सिग्मा A T सन T R की पावर 4 इस तरीके से दे रखा है। तो ये कह रहा है कि E बाई T या U बाई T R इज इक्वल टू 17,000 टाइम किसकी E बाई T ऑफ सन, ऐसे बोल रहा है। तो देखो ये तो सब कट जाएंगे, है ना। सॉरी एक मिनट, इंटेंसिटी होती है पर यूनिट एरिया, तो दोनों के एरिया सेम नहीं है। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, E बाई T इंटू A और आएगा, है ना, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। A तो अलग अलग होंगे, इसकी रेडियस R1 होगी, इसकी रेडियस R2 होगी, एरिया A1 होंगे, A2 होगी, लेकिन ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब क्या दे रखा है, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो E सिग्मा दोनों से कट जाएंगे, एरिया नहीं कटेगा, एरिया तो रहेगा। तो क्या जाएगा यहाँ से, TR की पावर 4 इज इक्वल टू, जब दोनों को इक्वल रखेंगे, इज इक्वल टू 17,000 और T सन की पावर 4। तो देखो TR जो होगा 17,000, थोड़ा सॉल्व कर लेंगे इंटू TS, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, और वो वैल्यू कितनी है 11.4, और सन का जो टेम्परेचर है वो 6000 केल्विन दे रखा है, और ऑप्शन यदि आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 68440 केल्विन आंसर आ जाता है। ध्यान रखने वाली बात है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ ए रेडिएटिंग बॉडी इज एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया को ही ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं। E बाई टी जो हम लिखते हैं, E बाई टी इज इक्वल टू E सिग्मा A T की पावर 4, ये क्या होता है, ये तो एनर्जी पर यूनिट टाइम होती है, एनर्जी रेडिएटेड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम। क्लियर है के बाद, दैट इज पावर ऑफ द सिस्टम, पावर ऑफ द बॉडी ये होती है। क्लियर है। तो मेरे ख्याल से आपको काफ़ी, अगर जो आपको ऐसा लगे कि ये क्वेश्चन हमें आता है तो आप इसे स्किप कर दीजिए, थोड़ा सा यूट्यूब पे जो ऑप्शन आता है उसे 10 सेकंड आगे क्लिक करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, क्योंकि पेपर बहुत सारे हैं, हमें थोड़ा जल्दी तेजी से हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तभी हम इसे कंप्लीट कम समय में कर पाएंगे, है ना। तो मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 का आंसर क्या है, 7 का आंसर B है। इसमें क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि 2 स्लिट हैं S1 S2, और इसमें से एक वाइट लाइट है और सेंटर, हाँ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थोड़ा ठीक से पढ़ लीजिए। 2 स्लिट हैं S1 और S2, है ना। अब इसमें व्हाइट लाइट जब आप डालोगे, व्हाइट लाइट में बहुत सारी
कलरफुल फ्रिंजेस बनती हैं, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट मिलता है। तो आप क्या कर रहे हो, उसने क्या करा है कि एक यहाँ पे रख दी और यहाँ पे रख दी, एक स्लिट रख दी T1 T2 और इसका है μ1 और μ2। तो ध्यान दो, जब आप इसके आगे रखोगे तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। तो आपको इस सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज को नीचे बराबर से लाना है। तो जितना यदि ये शिफ्ट देगी y1, उतना ही आपको इसकी हेल्प से शिफ्ट निकालनी है, T2 की हेल्प से और μ2 की हेल्प से। यानी कि इसके द्वारा दी गई शिफ्ट और इसके द्वारा दी गई शिफ्ट बराबर होगी, तभी जाकर के सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज सेंटर पर पुनः बनेगी। और जो शिफ्ट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, शिफ्ट का जो फॉर्मूला होता है y1, जो y होता है वो कितना होता है T μ-1 है ना, T μ-1 शिफ्ट का फॉर्मूला होता है। क्लियर है क्या बात। तो इसके द्वारा जो दी गई शिफ्ट है वो कितनी होगी, T1 μ1 - 1 इक्वल टू T2 μ2 - 1 होगी। और T1 की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, अच्छा T1 और T2 का तो रेशो ही निकालना है। तो T1 अपॉन T2, इसके द्वारा दी गई शिफ्ट इसके द्वारा दी गई शिफ्ट बराबर होगी, यानी μ2 - 1 और μ1 - 1 हो जाएगा। μ2 की वैल्यू कितनी है बेटा, 1.5 - 1 अपॉन 1.25 - 1 इक्वल टू 0.5 अपॉन 0.25। जब आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आप 2 पाओगे। तो आंसर कितना है बेटा, सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो ठीक है, तो सही है अपना, आसान क्वेश्चन ही आते हैं, इतने टफ भी क्वेश्चन नहीं आते। लेकिन भैया टाइम बहुत चाहिए, टाइम बहुत कम होता है और सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो मैं बता देता हूँ, रटा रटा है कॉन्सेप्ट तो बहुत ही क्लियर है। पिछले 2 लेक्चर में टेस्ट नंबर 4 में और 3 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर से मैं आपको बता देता हूं, जब किसी चार्ज पार्टिकल को डेल्टा V से आप विक्षेपित करते हो, डिफ्लेक्टेड करते हो, तो उसकी एनर्जी जो है Q डेल्टा V हो जाती है। यदि इलेक्ट्रॉन है तो मास उसका दे रखा है, चार्ज जो होगा वो E होगा, और जो वेवलेंथ होती है वो H, जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है वो H अपॉन E के बराबर होती है, और जो एनर्जी होगी वो 2m इंटू E के इक्वल होगी, है ना। और जो एनर्जी है यहाँ पे Q इंटू डेल्टा वी, H अपॉन √2mQ इंटू डेल्टा वी के इक्वल होती है। ध्यान देने वाली बात यह है, जब आप इन सब की वैल्यू को रखोगे, डेल्टा वी तो यहाँ पे आ जाएगा, तो H अपॉन 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1 अपॉन डेल्टा वी। जब आप इसे रखते हो इलेक्ट्रॉन के लिए तो इसकी वैल्यू 12.127 एंगस्ट्रॉन अपॉन डेल्टा वी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आता है, इन वोल्ट आंसर आता है। तो ये वेवलेंथ का फॉर्मूला है बेटा किसके लिए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला है। तो लैम्डा जो होगा 12.27 √50 के इक्वल हो जाएगा। 50 को आप 49 के इक्वल रख लेना, लगभग 12.127 अपॉन 749 लिख दिया ना। तो 7 एकम 7 और कितना बचा, 749 1.73 है ना, 1.7 एंगस्ट्रॉन। बी सी ऑप्शन इसका मैच कर जाता है। तो इस तरीके से आपसे बहुत तेजी से, जैसे मैंने करा है ना, रटा हुआ होना चाहिए यदि आप नीट और जेईई एग्जाम में अपीयर हो रहे हो। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम अप्रोच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर मैं बता देता हूं। इसका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर डी है बेटा। वो कह रहा है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं। जब पी टाइप का सेमीकंडक्टर होता है तो उसमें क्या है, मेजॉरिटी कैरियर, पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर होल होते हैं, ना कि प्रोटॉन, और थोड़े से इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन है वो मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन कितना है बेटा, बी है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है कि एक 2 इनफाइनाइट के वायर हैं, ये 2 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर पर रखे हुए। इसमें करंट ऐसे है, इसमें करंट इस तरीके से है। क्लियर है क्या बात। तो ये बता रहा है कि I1 और I2, अच्छा प्लेस एट राइट एंगल मीटर स्केल, अच्छा 1 एम्पियर और 3 एम्पियर दे रखा है इसमें। ये कितना 1 एम्पियर और ये कितना बेटा 3 एम्पियर इसमें आंसर दिया हुआ है। तो आपको ये बताना है कि एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। वो कैसे होगी, देखो इसकी वजह से, इसकी वायर की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड अंदर की होगी, और जबकि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बाहर की ओर होगी। तो मान लेते हैं यहाँ से x डिस्टेंस पर कितनी है ये, x डिस्टेंस पर
नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाती है। तो यदि x है तो ये 2 और ये 6 है, तो बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 4 माइनस x सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान दो, अब जो इनफाइनाइट वायर की वजह से अगर जो आप मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहते हो यहाँ पे, तो वो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर के इक्वल होगी। तो यहाँ पे इसे B1 मान लेते हैं, इसे B2 मान लेते हैं। वो कह रहा है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो तो B1 इज इक्वल टू B2 होना चाहिए। B1 कितना होगा म्यू नॉट I1 इंटू 2 पाई x के इक्वल होगा, ये x आ गई, इज इक्वल टू म्यू नॉट I2 इंटू 2 पाई, और ये डिस्टेंस कितनी है बेटा 4 माइनस एक्स के इक्वल होगा। तो ध्यान से देखो ये कट जाएगा। I1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक मिनट में इसे थोड़ा सही कर देता हूं, है ना। I1 की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, I1 की वैल्यू है 1 एम्पियर और x तो एज इट इज है। I2 कितना दे रखा है 3 और ये कितना है 4 माइनस एक्स। थोड़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाता है 1 सेंटीमीटर आ जाता है। ठीक है, तो आंसर कितना दे रखा है इसका बेटा B। यानी देखो इसमें फिर से थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको कर सकता है वो कि इसमें जो ऑप्शन दे रखा है B 3 सेंटीमीटर आंसर दिया हुआ है, लेकिन आपका 1 सेंटीमीटर आ जाता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आते हुए भी क्वेश्चन को गलत कर देते हैं कि 0 से यहाँ इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये x कितना आया बेटा, ये x आया 1 सेंटीमीटर, तो ये कितना था, ये कितना हुआ, ये तो 2 सेंटीमीटर ऑलरेडी था, और ये कितना हुआ 1 सेंटीमीटर। तो बेटा ये टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 3 सेंटीमीटर। तो x बराबर 0 से x बराबर 3 सेंटीमीटर वाले मार्क पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो 0 होगी। ध्यान देना है बेटा ठीक तरीके से। ठीक है, थोड़ा हम इधर खड़े होकर लिखते हैं तो थोड़ा राइटिंग गंदी हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको थोड़ा अच्छा लगता है इसमें, ऐसे हमें सुझाव है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जो है डी है। ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो दो वेव हैं, दो वेव का जो इंटेंसिटी होती है, ध्यान देने वाली बात है 2 पाई स्क्वायर म्यू स्क्वायर, है ना, जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर इंटू रो इंटू ए स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी जो इंटेंसिटी ऑफ द वेव होती है वो फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर और एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। इसमें क्या दे रखा है, सभी कंडीशन सेम है, केवल और केवल क्या है कि एम्पलीट्यूड का रेशो दे रखा है। तो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 का स्क्वायर, A1 अपॉन A2 का स्क्वायर दे रखा है 5/2 का स्क्वायर। तो कितना आंसर आ जाता है बेटा 25/4। तो आंसर कौन सा आता है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 में जो है, क्वेश्चन नंबर 12 में देख लेता हूँ। 12 का जो आंसर है वो बी है। बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन है। इसमें ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। इस टाइप को क्वेश्चन को अपन जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत कराते हैं, और अब की बार इसने एज इट इज दे भी दिया है ना, इस तरीके से है, है ना। तो ये जो हम पढ़ते हैं ये है केवीएल लगाना इन ए ओपन लूप, केवीएल लगाना इन ओपन लूप। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अगर जो करंट ऐसे बह रही है, करंट बह रही है इधर की ओर, तो ये प्लस होगा माइनस होगा। करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर बहती है, और करंट का वैल्यू है 2 एम्पियर। प्लस माइनस आएगा, यहाँ भी 2 एम्पियर है, प्लस माइनस आएगा, यहाँ भी 2 एम्पियर ही है। लेकिन ये कितना है बेटा 6 ओम, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 12 वोल्ट, और इसकी वैल्यू है 9 ओम का रेजिस्टेंस है। फिर 4 वोल्ट की बैटरी आ जाती है और वी भी आ जाते हैं। देखो केवीएल कैसे स्टार्ट करेंगे, वीए प्लस से माइनस जा रहा है तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, माइनस कितना V माइनस आई कितना है 2 इंटू 6। अब ये प्लस से माइनस फिर से पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है 12, फिर से माइनस से प्लस की ओर जा रहा है, तो I इंटू आर, आई कितनी है 2 एम्पियर, तो 2 माइनस 2 इंटू 9। अब देखो ये माइनस से प्लस जा रहा है, यानी पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो प्लस 4 वोल्ट। फिर से ये R की वैल्यू कितनी है बेटा 5 ओम, माइनस I इंटू आर इज इक्वल टू वी बी। इस तरीके से आपको करना है। अपने को क्या निकालना है, वी ए माइनस वी बी निकालना है। यदि आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आता है 48 वोल्ट आंसर आ जाता है। सो दिस इज द वे हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 में 13 का आंसर क्या है बेटा,
ऑन द सेंटर ऑफ द सर्किल। ए आंसर इसका सही है। 13 का जो आंसर है वो क्या, ए ऑप्शन सही है। देखो यदि कोई चार्ज पार्टिकल है या सॉरी कोई भी पार्टिकल है वो किसी सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो उस पर कितने फोर्स लगेंगे, जितने भी फोर्स लगेंगे वो हमेशा सेंटर की तरफ होगा और सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, बाकी इसमें टेंजेंशियल फोर्स कोई नहीं होगा। तो इस पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क आएगा वो टॉर्क कितना आएगा, वो 0 आएगा। क्यों, क्योंकि क्या होता है आर क्रॉस एफ यानी आर एफ इंटू साइन थीटा, और थीटा कितना हो जाएगा आर तो ये हो जाएगा और एफ ये हो जाएगा। आप ये ऐसा भी कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो पॉइंट ऑफ जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख रहे हैं उसी से होकर के जा रहा है, तो नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है क्या बात, यानी आर वेक्टर और एफ वेक्टर क्या है, एंटी पैरेलल है इस केस में। तो जो उनके बीच का एंगल है थीटा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए नेट टॉर्क की वैल्यू 0 आ जाती है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। अब मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 की, और 14 का जो आंसर है वो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन क्या है कि इसमें 3 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर शेल दे रखे हैं। मैं बता देता हूं आपको इसमें क्यू है ना, आवेश कैसे दे रखा है, चार्ज इसमें क्यू है और फिर 2q है, फिर -q है। तो पहले तो ये चार्ज है, फिर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ की हेल्प से हम निकाल सकते हैं कि जो अंदर वाली जो सतह होगी, अंदर वाली जो स्पेयर होगा उस पे अंदर तो 0 आ जाएगा और सारा का सारा जो चार्ज है वो कहाँ पर आ जाता है बेटा, q चार्ज बाहर पर आ जाएगा। गॉसेस लॉ की हेल्प से जितना चार्ज इस वाली सरफेस पे है उतना ही अपोजिट चार्ज अंदर वाली सरफेस पे आ जाता है। लेकिन इस पे टोटल चार्ज तो q था, तो चार्ज कंजर्वेशन के लिए बाहर वाली सतह पर पोटेंशियल सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वो होगा 3 कूलम। और गॉसेस लॉ को वैलिड कराने के लिए इस थर्ड वाली सतह के अंदर, सरफेस के अंदर यदि ये +3q है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -3q आ जाएगा। कितना, -3q। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से टोटल तो -q था, यहाँ -3q आ गया, तो यहाँ पे कितना जाएगा बेटा, 2q आ जाएगा। 2q और -3q q होता है। तो अब देखो अंदर वाली सतह पर चार्ज कितना है, -3q, और बाहर वाली सतह पर जो चार्ज है वो कितना है बेटा, 2q के इक्वल है। इसी का तो रेशो पूछ रहा है, तो -3/2 आंसर इसका आ जाता है। तो सही क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये बात है। मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 का आंसर देखते हैं। 15 का आंसर p/2, 15 का आंसर दे रखा है a, एक बार चेक कर लेते हैं। यस, इसमें क्या है, एक चैम्बर है, सिलिंड्रिकल चैम्बर है, मान लेते हैं कैसा भी है, और ये इंसुलेटिंग वॉल है, ऐसे करके चैम्बर है, और इसमें 2 पार्ट हैं और एक वॉल्व लगा हुआ है यहाँ पर। तो इसमें तो गैस भरी हुई है, उसका प्रेशर P है और टेम्परेचर T है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है। हम क्या करते हैं, इस वॉल को हटा देते हैं, तो जब हटाएंगे तो थोड़ी देर बाद सिचुएशन क्या हो बनेगी कि सब में गैस आ जाएगी और प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर चेंज होगा नहीं होगा वो कैसे बताएंगे हम, ध्यान से देखो, ये इंसुलेटिंग सिस्टम है, तो एनर्जी ना ही बाहर जाएगी, एनर्जी ना ही अंदर आएगी, कोई इसमें गैस भी मिक्स नहीं कर रहे हैं, तो एनर्जी जितनी पहले थी उतनी ही अभी भी रहेगी। और जो एनर्जी ऑफ गैस होती है वो क्या होती है, NCVT, यानी नंबर ऑफ मोल सेम रहेंगे, गैस की टाइप सेम रहेगी और एनर्जी भी सेम रहेगी। तो ये तभी पॉसिबल है जब उसका टेम्परेचर सेम रहे, तो इसका टेम्परेचर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। लेकिन क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसलिए बायल के नियम से PV=1 = P2 × V2 लगा देंगे। इनिशियल प्रेशर कितना था, P वॉल्यूम था, V है ना, V मान लेते हैं, और अब प्रेशर हो जाता है P' और वॉल्यूम कितना, इसे V और इसे V, 2V वॉल्यूम हो गया, तो P' हो गया बेटा P/2, यानी कि प्रेशर घट करके आधा हो जाता है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है बेटा, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 भी अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर बेटा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन दे रखा है। मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन को मैं किस तरीके से आसानी से सॉल्व कराता हूँ। आप ये ध्यान में रखिए अपने कि जब भी मेन रेन प्रॉब्लम होती है और बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड होती है तो इसका मतलब ये होता है, सबसे पहले तो ये बताओ कि जो रेन की वेलोसिटी होगी आप 2 कंपोनेंट में डिवाइड करना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, और अगर जो पर्सन ग्राउंड पे
अगर जो पर्सन ग्राउंड पे v2 से ही भागता है, दोनों की हॉरिजॉन्टल में रिलेटिव वेलोसिटी, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चित्र बनाया है हमने, इस तरीके की सिचुएशन है, तो मैन को बारिश कैसे आती दिखाई देगी? मैन को ये जो ड्रॉप है वो v1 से आती हुई दिखाई देगी। ये चित्र किसके रिस्पेक्ट में बनाया है? विद रिस्पेक्ट टू मैन बनाया है। ध्यान रखना, वर्टिकल वेलोसिटी के लिए, वर्टिकल फॉल होने के लिए विद रिस्पेक्ट टू मैन कंडीशन क्या होगी? ये और ये दोनों वेलोसिटी क्या होंगी? रेन की वेलोसिटी जीरो सेम ही होगी। और वो क्या कह रहा है? मैन किस वेलोसिटी से भाग रहा है? 5 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है। इसका मतलब ये जो रेन की ये वाली वेलोसिटी का कंपोनेंट है ये 5 किलोमीटर पर आवर है, तभी तो 5 किलोमीटर पर आवर है, तभी तो उसे ऐसे दिखाई दे रखी है। अब वो कह रहा है कि जब ये रुक जाए, कब रुक जाए? मैन ऐसे रुक जाएगा, वेलोसिटी तो रेन की ये है v1 v2, तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है मैन की वेलोसिटी, रेन उसे कैसे आती दिखाई देती है? हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर दिखाई देती है। तो आपको ये बताना है कि विद रिस्पेक्ट टू मैन जो रेन की वेलोसिटी है वो कितनी है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू मैन रेन की वेलोसिटी v1 वर्टिकली डाउनवर्ड होगी, ऐसे करके नीचे की ओर आ रही होगी, तो आपको v1 का ही वैल्यू बतानी है। तो v1 की वैल्यू बता देंगे, यहाँ से क्या लगा देंगे? tan 60 डिग्री लगा देंगे। tan 60 क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है √3, और v1 तो अपने को निकालना है, v2 की वैल्यू कितनी आ गई? 5, तो v1 आ गया 5√3 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब जो मैन के रेस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड होगी, 5√3 कितना? 5√3 किलोमीटर पर आवर डाउनवर्ड हो जाएगी। तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, है ना तरीका बढ़िया। कोई भी झंझट नहीं है मैन रेन प्रॉब्लम बनाने में, सिर्फ आपको क्या करना है कि रेन के कंपोनेंट बनाने हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, और फिर सॉल्व कर देना है, ठीक है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है बेटा वो है बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें शेल के बारे में पूछा गया, सेल के ईएमएफ निकालने का जो मेथड होता है वो पूछा गया है। मान लेते हैं ई है ना, सॉरी ई है और ये ए है और ये बी है, 100 सेंटीमीटर है। क्लियर है क्या बात? तो जब हम किसी शेल का ईएमएफ मेज़र करते हैं तो उसे यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर की हेल्प से, एक जॉकी की हेल्प से नल पॉइंट देखते हैं। तो यदि ये एक्स होता है, क्लियर है क्या बात? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितनी होगी इसकी? पोटेंशियल ग्रेडियंट कितनी होगी बेटा? पोटेंशियल ग्रेडियंट v डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर ये होगी। अब x सेंटीमीटर पर यदि नल पॉइंट मिलता है तो जो इसका v होगा, तो जो v होगा, v कितना होगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाई बाय x, और ये है e, और क्वेश्चन में x की वैल्यू 30 सेंटीमीटर दे रखा है, इसलिए जो ईएमएफ ऑफ द बैटरी होगा यानी इसका वीएमएफ कितना होगा? 0.3 e के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है अपना, काफ़ी बार हम इसे आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 का आंसर मैं बता देता हूँ, एक मिनट, है ना। हाँ, 18 का आंसर क्या है बेटा? 18 का आंसर बी है। इसमें यूरेनियम कन्वर्ट हो रहा है थोरियम में, है ना। और ध्यान देने वाली बात है कि एक तो इसका टी हाफ दे रखा है ना। यूरेनियम कन्वर्ट हो रहा है थोरियम में, और थोरियम का विद हाफ लाइफ, थोरियम का जो हाफ लाइफ टाइम पीरियड दे रखा है थोरियम के लिए दे रखा है बेटा, जब कोई न्यूक्लियस किसी दूसरे न्यूक्लियस में डिसइंटीग्रेट होकर दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और एक्साइटेड स्टेट से जब वो ग्राउंड स्टेट में आता है थोरियम तो कुछ गामा रेज उत्पन्न करता है। क्लियर है क्या बात? ये कॉन्सेप्ट है। तो इस थोरियम का जो हाफ रेट दे रखा है 5 × 10⁹ ईयर दिया हुआ है। क्लियर है बात? दूसरी बात ये कह रहा है कि इट इमिट्स 20 गामा रेज पर सेकेंड। इनिशियली है t = 0 पर ये कितना 20 गामा रेज पर सेकेंड दे रखा है, यानी कि ये आपको क्या दे रखा है? इनिशियली एक्टिविटी दे रखी है dN/dt आपको इनिशियली दिया हुआ है ना t1 पर। अब वो कह रहा है कि वो टाइम बताना है कि जब इसका डिसइंटीग्रेशन जो हो जाएगा, डिसइंटीग्रेशन निकलता रहेगा गामा का, और ऐसा टाइम बताना है। ये तो हो गया t1 = 0 पर, और t2 = t आपको ऐसा बताना है कि जब ये
जो एक्टिविटी है इसकी वो dn/dt इतनी हो जाए। क्लियर है क्या बात? तो ध्यान से देखो इसे कैसे करेंगे। dn/dt जो प्रोपोर्शनल होती है वो n0 के होती है और ये nt के होती है। क्लियर है क्या बात? तो मान लेते हैं इनिशियली जो परमाणु थे, इनिशियल जो न्यूक्लियस, नंबर ऑफ न्यूक्लियस थे वो n0 थे, तो जो n0 प्रोपोर्शनल होगा वो 20 के प्रोपोर्शनल होगा और आफ्टर टाइम टी जो एंटी प्रोपोर्शनल होगा वो 5 के प्रोपोर्शनल होगा। आप इसे एक्टिविटी के फॉर्म में भी लिख सकते हो, है ना, A = A0 e⁻ - भी लिख सकते हो। तो एक्टिविटी इनिशियली कितनी दे रखी है बेटा? इनिशियली तो दे रखी है 20 और अब कितनी हो गई 5। कितने टाइम में हो जाए λ × t पता नहीं, तो हम इसे लगा देंगे। तो 1/4 = e⁻ - आ गया। थोड़ा सा इंटीग्रेशन करेंगे, अब इसे मैं हटा देता हूं क्योंकि एक्टिविटी वाला फॉर्मूला लिख दिया है मैंने। ln 1/4 और e⁻ सॉरी ln लेंगे तो -λt आ जाएगा। ध्यान से देखो कितना हो जाएगा, -2 ln 2 -λt माइनस से -2 ln 2 और लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है बेटा? लैम्डा की वैल्यू ln 2 × t½ के इक्वल होती है। ये हो जाएगा ln 2/t½ इंटू t, ln 2 से ln 2 t जो आ जाएगा 2 × t½ t½ की वैल्यू कितनी है? 5 × 10⁹ ईयर। तो जो टाइम आता है वो 10⁻10 ईयर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। थोड़ा सा कैलकुलेशन तो है ही क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है बी। इसमें क्या दे रखा है कि मैग्नेट, ये कॉइल है और कॉइल के जो टर्न है वो कितने हैं? वो 100 टन है, रेडियस 0.2 सेंटीमीटर दे रखी है। पढ़ लो आप क्वेश्चन। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 टेस्ला दे रखी है। अब वो कह रखा है कि आपको एक्सटर्नल वर्क निकालना है कि आप इसे θ = 0 से θ = 180 डिग्री में आप रोटेट करते हैं। तो एक्सटर्नल वर्क जो होगा U फाइनल माइनस U इनिशियल के इक्वल होगा, है ना। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो -m.b के इक्वल होती है। तो आपको सबसे पहले इसका m मैग्नेटिक मोमेंट NIA के हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो NIA से जब आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हो तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, मैग्नेटिक मोमेंट जो आएगा वो कितना आएगा? NIA, अरे लिख देते हैं पूरा, N कितना है 100, I कितना है एम्पियर, जो इसमें करंट फ्लो हो रही है वो 0.5 × πr², 0.2 का स्क्वायर। तो कितना जाएगा बेटा? 50 पाई × 0.04 और कितना हो जाएगा 2, तो कितना जाता है 2 पाई एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता है 2 पाई, है ना, नहीं आता है ना। दिस इज इक्वल टू व्हाट? 2 पाई कहाँ गया? 2 पाई एम्पियर, गलत आ रहा है, 0.5 है ना। थोड़ा सा इसे हम सही से कर लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, कैलकुलेशन मिस्टेक। जो m होगा बेटा वो कितना होगा? NI × a के इक्वल होगा। n की वैल्यू कितनी दे रखी है? 100 और I की वैल्यू कितनी है? 0.5 और πr²। r कितनी है बेटा? डायमीटर दे रखी है 20 सेंटीमीटर, है ना। तो डायमीटर यदि 20 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 0.1 का स्क्वायर हो जाएगी। यही तो मैं कह रहा था, जब तो थोड़ी सी गलती हो गई। तो कितना हो जाएगा बेटा? 0.5 पाई एम्पियर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। सो दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट। अब मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा तो ध्यान से देखो, U फाइनल माइनस MB कॉस थीटा फाइनल माइनस, है ना, ऐसे लिख लेंगे कॉस थीटा इनिशियल। तो यहाँ से ध्यान से देखो, W एक्सटर्नल कितना आएगा बेटा? MB और कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल। तो M की वैल्यू 0.05 पाई, B की वैल्यू 2 टेस्ला दे रखी है, कॉस 0 इनिशियल 0 है और कॉस फाइनल 180 डिग्री दे रखा है। तो कितना जाएगा बेटा बता सकते हो? 2 पाई जूल इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन का 2 पाई आंसर आ जाता है ना, 19वें का। ठीक है, वेरी गुड। अब हम धीरे धीरे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20, है ना। 20 का जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर डी ऑप्शन दे रखा है, लेकिन अपने को इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सही नहीं लगा जो इसने क्वेश्चन करने का तरीका है। जो क्वेश्चन करके आंसर आ रहा, क्वेश्चन को सॉल्व करके जो आंसर आ रहा है मैं वो बता देता हूँ कि हमारे पास क्या है, A1 और A2 दो मिक्सचर हैं और उसके कितने हैं बेटा? 40 ग्राम है और इसके कितने हैं? 160 ग्राम है। क्लियर है क्या बात? इसमें
जो है मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट तो न्यूक्लियस का दिया नहीं गया है। और हाफ लाइफ और बता देता हूँ मैं, इसकी जो टी हाफ है वो कितनी है 20 सेकेंड है, और इसकी जो टी हाफ है वो 10 सेकेंड दे रखी है। क्लियर है क्या बात। अब वो कह रहा है थी आफ्टर व्हाट टाइम इन दोनों की वैल्यूज कितनी हो जाएंगी, कब इक्वल हो जाएंगी। तो टी टाइम बाद जो इसकी वैल्यू होगी वो कितनी होगी n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी लैम्डा 1t, और इसकी जो वैल्यू होगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे e की पावर माइनस लैम्डा 2t होंगे। क्लियर है बात। n1 और n2, ये कह रहा है n1 और n2 जो हो जाए बराबर हो जाए कितने टाइम पे, मान लेते हैं t टाइम पे बराबर हो जाए, तो n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा 1t इज इक्वल टू n नॉट 2 e की पावर माइनस लैम्डा 2 इंटू टी। n नॉट की 1 की वैल्यू 40 दे रखी है ना, थोड़ा साफ लिख देते हैं, e की पावर माइनस लैम्डा 1t इज इक्वल टू ये कितनी दे रखी है 160 ग्राम e की पावर माइनस लैम्डा 2t। आपने भी ऐसे किया होगा यदि क्या है ना, लेकिन मेरे को इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये जो एन नोड होते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियस होते हैं, जबकि यहाँ पर वो दे रखा है उसका वेट दे रखा है ग्राम में। तो नंबर ऑफ जो न्यूक्लियस होते हैं वो ग्राम में भार बटे अणुभार होता है, यानी कि m अपॉन एम नॉट इंटू एन ए के इक्वल होता है। तो n तो सेम होगा, मॉलिक्यूलर वेट क्योंकि नहीं दिया हुआ है तो इसलिए ये क्वेश्चन में थोड़ी सी तो मिस्टेक है ही। तो इसे हम तो जैसे सोच रहा है वो उसी हिसाब से सॉल्व कर देते हैं। e की पावर माइनस लैम्डा 1t, अब क्या ले लेंगे ln ले लेंगे, log लेंगे तो ln 4 माइनस लैम्डा 2t बन जाता है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ln 4 और लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 बच जाएगा। लैम्डा 1 लैम्डा 2, लैम्डा 1 ln 2 अपॉन 20 होगा, लैम्डा 2 ln 2 अपॉन 10 होगा। वैल्यू पुट करेंगे, ये 2 ln 2 बन जाएगा बेटा, ln 4 की वैल्यू 2 ln 2, लैम्डा 2 ln 2 अपॉन 10, लैम्डा 1 ln 2 अपॉन 20, ln 2 से कट जाएगा तो 2 इंटू 20 इंटू 10 अपॉन 10, तो कितना जाता है बेटा 40 सेकेंड आ जाता है। तो डी का 40 आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो आप इसे इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो अच्छा क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन एक ही इसमें प्रॉब्लम है कि इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस तो नहीं दिए हुए थे, वेट दिया हुआ था। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस को निकालने के लिए इसका मॉलिक्यूलर वेट भी आपको देना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 21 पे मूव करते हैं बेटा। तो इसका जो ऑप्शन है वो कितना है 0.16 यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये YDSC का क्वेश्चन है। तो इस तरीके से इसमें फ्रिंज मिलती हैं, तो फर्स्ट डार्क मिलती है। यहाँ पर इसकी एंगुलर पोजीशन पूछी है, देखो ध्यान से देखो, एंगुलर पोजीशन का मतलब है कि इस पॉइंट पर डार्क मिलना चाहिए पहला, है ना। तो ये जो पॉइंट है ये थीटा पूछी हुई है, तो ये कितना होगा बीटा बाय 2, ये होगा डी। तो जो एंगुलर पोजीशन होगा थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, यानी बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 2d, बीटा अपॉन 2d ये हो जाएगा। व्हाट इज बीटा, बीटा इज द व्हाट इज बीटा, बीटा इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क और कंसेक्यूटिव ब्राइट, है ना, फ्रिंज विथ होती है बीटा। तो अब निकाल लेंगे बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, बीटा की वैल्यू होती है डी लैम्डा ओवर डी, और ये तो हो गया 2d, इससे कट जाएगा लैम्डा अपॉन 2d। वैल्यू रखोगे, लेकिन वैल्यू रखने के बाद भी आपका आंसर आसानी से नहीं आएगा क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें 5460 इंटू 10 की पावर माइनस 10 और 2 इंटू डी। ध्यान से देखो डी की वैल्यू है 0.1 मिलीमीटर, ये आ जाएगा रेडियन में, आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा 5460 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इस तरीके से आ जाएगा। तो 180 अपॉन पाई से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0.16 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन समझदारी के हिसाब से कर लेना, ठीक है। ओके अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है वो क्या है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, नो चेंज इन द वेलोसिटी। देखो ध्यान से, यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके, ऐसे नहीं बनाते, ऐसे बनाते हैं, मान लें कि ये मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे करके, और किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लस क्यू चार्ज इसी तरफ आ रहा है, यानी कि वेलोसिटी और बी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो उनके बीच का जो एंगल होगा थीटा वो होगा 0। तो जो उस पर फोर्स लगता है मूविंग चार्ज पर किसी मैग्नेटिक फील्ड में वो लगता है Q क्रॉस V क्रॉस B।
तो ये कितना हो जाएगा 0, क्योंकि वी बी साइन थीटा होता है और साइन थीटा साइन 0 की वैल्यू 0, इसलिए फोर्स कितना लगेगा उस पर 0 लगेगा। देयर वुड बी नो डेविएशन व्हेन ए पार्टिकल चार्ज पार्टिकल मूव्स आइदर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और अपोजिट जस्ट अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो आंसर क्या आ जाता है, नो चेंज इन द वेलोसिटी, इसका आंसर आ जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, इसमें थोड़ा सा साफ नहीं दिया हुआ है पूरा, क्योंकि बड़ा इसका डायग्राम थोड़ा नेट पे बड़ा आ रहा था, तो इसलिए हमने इतना ही क्रॉप कर पाए। लेकिन मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि ये गैल्वेनोमीटर है और ये शंट रेजिस्टेंस है, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस Rg हम मान लेते हैं। तो ये कह रहा है कि यदि ये टोटल आई करंट I है, तो जो गैल्वेनोमीटर में जाने वाली करंट है वो Ig को हम लिखते हैं, वो टोटल करंट का 10% है, यानी कि 0.1 I है। क्लियर है क्या बात, 0.1 I है। तो आप Rg की वैल्यू दे रखी है 9 ओम, तो आपको Rs की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे कि ऐसे कर देंगे, मान लिया कि दो पैरेलल में रेजिस्टेंस हैं R1 R2 और ये I1 है ये I2 है। तो ध्यान दो कि जो पैरेलल रेजिस्टेंस करंट डिवाइडेड रूल से जो I1 की वैल्यू होती है वो R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल I के इक्वल होती है। तो I1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे I1 की वैल्यू दे रखी है 0.1 I दे रखी है, और R2 यहाँ पे क्या हो जाएगा Rs, और Rs प्लस Rg इंटू टोटल करंट कितनी है, टोटल करंट तो I ही है, तो I से I कट जाएगी। 0.1 Rs तो हमें निकालना है, और Rg की वैल्यू 0.9 दे रखी है। यदि आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आता है 1 ओम, आंसर आ जाता है। एक मिनट वेट करो। 23 का बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। क्लियर है क्या बात, क्वेश्चन भी हम दे देंगे, बी ऑप्शन 1 ओम इज द करेक्ट आंसर। ये इस तरीके से कर लेंगे। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर है वो कितना आंसर है, 24 का बेटा बी ऑप्शन है। रटा रटाया क्वेश्चन है, कई बार हम इसे करा चुके हैं, क्लास में भी कराते हैं। किस तरीके से कराते हैं कि मान लिया कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है, कोई बोल I ऐसे करके थीटा एंगल से V से I, तो ये कितना हो जाएगा बेटा V साइन थीटा होता है, और ये होता है V कॉस थीटा। तो जब इस पे बॉल टकराती है तो जो इम्पल्स लगती है उसमें इधर डायरेक्शन में लगती है, तो इस डायरेक्शन में कोई इम्पल्स नहीं होती। जब ये बॉल टकरा करके जाएगी तो इसकी वेलोसिटी V डैश मान लें, तो ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है इसे V कॉस थीटा एज इट इज रहेगी, जबकि ये वाला कंपोनेंट जो है वो EV साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। यानी कि यदि कोई V से आए और V से आए तो E कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, तो EV से परपेंडिकुलरली जाती है, यही कॉन्सेप्ट होता है। तो वो पूछ रहा है कि ये जो अल्फा है ये बता दो आप कितना होगा। तो यहाँ से देखो कैसे निकालेंगे tan अल्फा। यदि आप देखेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन कितना, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कितना हो जाएगा बेटा ये tan अल्फा कहाँ से एंगल पूछ रहा है ये, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कितना हो जाएगा, ध्यान देखो ये EV साइन थीटा तो V कॉस थीटा, तो कितना आंसर आ जाएगा ये, इसका आंसर कितना दे रखा है, इसका आंसर बेटा कितना आएगा 27 का tan थीटा EV, गलत हो गया है तो EV, और एक मिनट मैंने ही थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, ये क्या लिखा है एट एंगल थीटा विद वर्टिकल। एक मिनट थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा चेंज है ना। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है बी। इसमें ये जो एंगल दिया हुआ है ये विद वर्टिकल दिया हुआ है, तो विद वर्टिकल है तो बेटा ये थीटा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा V कॉस थीटा, और ये तो हो जाएगा V साइन थीटा। तो जब ये टकराएगी वापस V डैश से तो ये V साइन थीटा ऐसे ही रहेगी, लेकिन ये वाली वेलोसिटी जो EV कॉस थीटा थी ये EV कॉस थीटा हो जाएगी। अब इसे अल्फा मान लेते हैं हम, तो जो tan अल्फा है वो कितना हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन EV कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो ये कितना जाएगा tan थीटा अपॉन E, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा अपॉन E के इक्वल आ जाएगा। तो ये वाली बात मैं कह रहा था, है ना। तो सेम सही क्वेश्चन है, वो मैंने थीटा यहाँ से ले लिया था, आप इस क्वेश्चन में यहीं से दिया हुआ है तो यहीं से लेना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 24। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 25, है ना। 25 का आंसर मैं बता देता हूँ। 25 का आंसर है बेटा डी।
क्या है कि ये कॉइल ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हैविंग एंड दे रखे हैं, एरिया दे रखा है, देन इंड्यूस ईएमएफ निकालना है। ध्यान दो, ऐसे करके कॉइल है, बहुत सारी कॉइल्स हैं और इसमें नंबर ऑफ टर्न कितने दे रखे हैं, 1000 दे रखे हैं आपको, और इसमें इसका जो एरिया है वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 4 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेज डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू जो दे रखी है 10⁻² अपॉन डेल्टा टी 0.01 = 1 है ना, टेस्ला अपॉन सेकंड दे रखा है। तो जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो -d∅/dt इंटू एन के इक्वल होता है, माइनस मैग्नीट्यूड लगाएंगे तो n d∅/dt = b × a, तो a तो कांस्टेंट आ जाएगा, na × dB/dt, dB/dt नथिंग बट इक्वल टू a, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं 1000 और एरिया दे रखा है इसका πr² इंटू ये हो गया आपका 1, तो ये कितना हो जाएगा 1000 × पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है, अच्छा एरिया ही दे रखा है ना, एरिया की वैल्यू 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो एरिया इतना ये हो गया, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 0.4 वोल्ट, और 0.4 को क्या करेंगे, 0.4 वोल्ट को 400 है ना, 0.4 आंसर क्या है डी, ये आ जाएगा 400 मिली वोल्ट आंसर आ जाएगा। वीएमएफ कितना होगा, वीईएमएफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 400 मिली वोल्ट इज द करेक्ट आंसर, तो 25 का आंसर आ जाता है डी। वेरी गुड। लेकिन ये है कि इस पेपर में कैलकुलेटिव बहुत है, लेकिन कैलकुलेटिव के नाम से ही अभी एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 26, और क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है सी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, एक दो रे हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं, किसी भी रिफ्लेक्शन के बाद फिर से रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है, इसका मतलब ये है कि ना ये कन्वर्ज हो रही है ना ही डाइवर्ज हो रही है। ऐसा कब होता है, जब प्लेन मिरर रखा हो, प्लेन मिरर रखा होगा, किस तरीके से प्लेन मिरर रखा होगा, इस तरीके से, ये टकरा करके ऐसे जा रही होगी और ये टकरा करके ऐसे जा रही होगी, तो कौन सा मिरर है बेटा प्लेन मिरर इज द करेक्ट आंसर इसके लिए। ठीक है, तो ये बात है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर मैं बता देता हूं आपको, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है सी। इसमें क्या दे रखा है ये बता देता हूं मैं आपको कि यू वेलोसिटी से फेंकते हैं, वो कहता है एच, स्मॉल एच हाइट तक ये जाता है, तो जब स्मॉल हाइट तक जाता है वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो v² = u² - 2gh का फॉर्मूला लगा देंगे। फाइनल वेलोसिटी 0 यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 2√gh होगी। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको ऐसा बताना है कि 4/5h पर, है ना, यहाँ पर नहीं, सॉरी, यहाँ पर तो हो गया क्या वेलोसिटी 0, लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या है 4h/5 हाइट पर, यहाँ पर आपको पोटेंशियल क्या बतानी है, पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। तो ध्यान से देखो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे ए और बी पर। ए पर इसे रेफरेंस मान लें तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, तो केवल क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है 12mv², और फाइनल काइनेटिक एनर्जी 12mv², इसे तो u² लिख लेते हैं, और v² प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है क्या बात? तो यहाँ पे देखो 1/2m u² - v² = पोटेंशियल एनर्जी, है ना। अब ध्यान से देखो कि यदि यहाँ पर u है और यहाँ पर v है, तो यहाँ पर v² = u² - 2gh डैश लगा दूं तो 2gh डैश = u² - v², तो यही आ जाएगा। तो 12m बेटा 12m 2gh डैश, h डैश कितना दे रखा है आपकी बात 4h/5 दिया हुआ है, तो यही पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाता है। कितनी आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी, इंप्लाइज दैट पोटेंशियल एनर्जी = 4/5 mgh आ जाती है ना। लेकिन अभी तो क्या है, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट, यहाँ पे निकालना है हमें, तो निकालना ही नहीं था, हमें निकालना है रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी तो mg 4h/5 हो जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 12mv², तो यहाँ वेलोसिटी जो होगी वो वेलोसिटी कितनी होगी v² = u² की वैल्यू 2gh - 2g, h डैश कितनी है 4h/5,
तो कितनी आ जाएगी बेटा, 5 दूनी 10, 2/5 GH के इक्वल आ जाएगी। ये आगे v², तो जो काइनेटिक एनर्जी हाफ है v² की वैल्यू कितनी हो गई, 2/5 GH के इक्वल, तो ये हो जाता है mgh/5 आ जाता है। तो आपसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशो बता दो, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई mgh/5, पोटेंशियल एनर्जी आ गई 4/5 mgh, तो आंसर आ गया 1/4 इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से कर लेंगे, थोड़ा सा लेंथी तो है, कैलकुलेटिव है ये वाला पेपर एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। अच्छा, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर है वो बी ऑप्शन है। इसमें टोटल वर्क निकालना है अपने को, तो वर्क जो होता है बेटा वो F.dr के इक्वल होता है ना। वर्क क्या होता है, F.dr के इक्वल होता है, और ये होता है Fx_i कैप, Fy_j कैप और प्लस Fz k कैप डॉट। dr जो होता है वो dx_i कैप, dy_j कैप, dz k कैप होता है ना। तो जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे i का i के साथ, तो Fx dx प्लस Fy dy Fz dz के इक्वल होगा, और यह आ गया टोटल dw है ना। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ Fx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ Fy dy इंटीग्रेशन ऑफ Fz dz है ना। ध्यान दो, इसमें जो इनिशियल कोऑर्डिनेट हैं वो a b c हैं और फाइनल कोऑर्डिनेट a b c d e f हैं, यानी कि जो x है वो a से d जाएगा तो a से d, और जो y है वो b से e जाएगा यानी b से e, और जो z है वो c से f जाएगा। ध्यान देने की बात है कि इसमें जो एरिया दिया हुआ है पहले में fx, ध्यान से देखो fx वर्सेस x के बीच में जो ग्राफ दिया हुआ है उसमें इस तरीके से दिया हुआ है, a से d के लिए दिया हुआ है। तो जो एरिया अंडर ये क्या है, एरिया अंडर fx का, तो जो ये दिया हुआ है ये कितना है W1, तो W1 ही आ जाएगा ये, और इसका एरिया कितना दे रखा है A1, तो जो W होगा देखो ध्यान से, तो A1, इसका वैल्यू कितनी आ गई बेटा A1। लेकिन दूसरा वाला जो ग्राफ है वो Fy और y के बीच में है, और उसकी जो लिमिट है वो E और B के लिए दिया गया है। तो जो एरिया है A2, ये लिमिट E से B Fy dy के इक्वल है, लेकिन हमें क्या चाहिए B to A, तो हम इसे क्या कर देंगे, हम इसे माइनस B to A है ना। लिमिट की जो प्रॉपर्टी होती है, यदि लिमिट ऊपर नीचे कर दी जाए, अपर लिमिट लोअर लिमिट में कन्वर्ट कर दी जाए तो एक माइनस साइन आ जाता है। तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -a2 = b2e Fy dy के इक्वल आ जाता है। तो ये जो इसकी वैल्यू है कितनी है, -a2। क्लियर है बात। जबकि नीचे वाले में देखोगे नीचे वाले का जो ग्राफ है वो इस तरीके से दिया हुआ है, और उसकी लिमिट जो है c से f ही क्वेश्चन में दी हुई है, लेकिन ये ग्राफ जो है fz और xz के बीच में है, नीचे की ओर है, तो ये -a3 के इक्वल होगा। तो इसकी वैल्यू क्या आती है, -a3, तो यहाँ पे क्या आ जाता है -a3। तो टोटल जो वर्क है वो a1 -a2 -a3 के इक्वल आ जाता है। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन देख लेते हैं बेटा। इसका ऑप्शन जो होगा 29 का ऑप्शन है सी, है ना। क्वेश्चन में क्या है कि दो रोड हैं इस तरीके से, लेंथ L है, एरिया A है, यहाँ पे T2 T1 मान लेते हैं, तो Q/T जो होता है हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम की वैल्यू KA T1 - T2 अपॉन लेंथ L होती है। तो लेंथ L की जगह यहाँ पे क्या लिख देंगे 2L, और एरिया क्या है A। वो कह रहा है इतनी हीट जाती है कितने टाइम में 4 मिनट में हीट जाती है, कुछ हीट जाती है T1 - T2 से। लेकिन वो क्या कह रहा है कि अब इस सिस्टम ऑफ रोड को हमने इस तरीके से थोड़ा रख दिया, और दोनों के बीच जो टेम्परेचर है वो T1 और T2 ही स्थापित है। अब लेंथ कितनी हो जाती है L, और एरिया हो जाएगा 2A। तो Q' अपॉन T KA और T1 - T2 अपॉन लेंथ कितनी है आपकी बार L। वो कह रहा है Q1 और Q' सेम होना चाहिए, उसके लिए T बताओ। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर लेना, डिवाइड कर देना। जब आप डिवाइड करोगे तो Q/4 और ये भी Q' कितना है, Q ही है हमें, और ये हो जाएगा Q/T। इसे डिवाइड करेंगे तो ये तो ऊपर का कट जाएगा, तो 1/2L अपॉन 1/L बचेगा, तो इधर तो 1/2 बच जाएगा, इधर T कितना बचेगा, गलती कर दी कुछ। एरिया कितना आएगा यहाँ पे
इसमें जो एरिया आएगा वो 2a आएगा, है ना। तो यहाँ पर जो जब आप डिवाइड करोगे तो 1/4 के इक्वल आ जाएगा, इस तरीके से 1/4 आएगा, है ना। तो यहाँ पे t/4 = 1/4, कैलकुलेशन थोड़ा देख लेना, तो 1 मिनट इज द करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन जो है डी ऑप्शन है। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये नैंड गेट है और ये जो है दोनों नैंड गेट के दोनों इनपुट को जोड़ देते हैं तो ये नॉर गेट बन जाता है ना, नोट गेट इन्वर्टर बन जाता है। अब यहाँ से देखो ये ए बी है, तो ये क्या है ए और बी, और ये जो गोला लगा हुआ है इसका मतलब होता है इन्वर्टर। तो ये कंडीशन ये है, तो ए और बी, तो ये क्या है ए और बी यहाँ पे आ जाएगा और ए बी का डैश यहाँ पे आ जाएगा, है ना, फिर इन्वर्ट कर देगा और ए बी आ जाएगा। तो जो आउटपुट होगा वो क्या होएगा, वो ए बी होगा। इसका मतलब ये जो है वो एंड गेट ही है। कैसा है, एंड गेट। एक ही ऑप्शन मैच करता है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। 30 का आंसर ये आ जाता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन जो है वो सी है ना। देख लेते हैं एक बार, सी ऑप्शन है। इसमें क्या कह रहा है कि यदि ये अर्थ है और यहाँ पर इसे एस्केप वेलोसिटी के आधे से हम छोड़ते हैं तो मैक्सिमम हाइट पर यहाँ पर आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है ना। तो ए और बी 2 पॉइंट मान लेते हैं। तो जब आप ये मैक्सिमम हाइट पर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, पार्टिकल की 0 हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी लगा देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गई, पोटेंशियल एनर्जी बी पर ही निकालनी है हमें। ध्यान से देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ½ mve/2 का स्क्वायर होगी, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी ए पर पोटेंशियल एनर्जी होगी -gmem/re, -gmem/re हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर mv² अपॉन यहाँ पे तो 8 आ जाएगा, -gmem/re और पोटेंशियल एनर्जी, और जो स्केप वेलोसिटी होती है v² = gme/re के इक्वल आएगा। कैसे, ½ mv², एक मिनट 2 भी आएगा यहाँ पे, ½ mv² = gmem/re को इक्वल रखते हैं तो जो स्केप वेलोसिटी आती है वो 2 gme/re के इक्वल आ जाती है, इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे m/8 और ve का स्क्वायर आएगा 2 gme अपॉन कितना re -gme/re इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो ध्यान दो ये कितना हो गया 1/4, सॉल्व करेंगे -3/4 gmem/re इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। सी ऑप्शन मैच कर रहा है। सो दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑल्दो, है ना। देखना ग्रेविटेशन के क्वेश्चन भी हैं, उन क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व करके जाएंगे। आगे हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर है, पहले मैं कंफर्म कर दूं, क्वेश्चन नंबर ए है। वो कह रहा है एक पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन में घूम रहा है और पहले v1 स्पीड थी, v2 स्पीड थी, और उसकी जो टाइम है वो कितना है, रेडियस दे रखी है 0.5 मीटर दे रखी है। रेडियस कितनी है 0.5 मीटर, और 2 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड हो जाती है। टाइम की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 सेकंड में। तो v = u + at से एक्सेलरेशन v - u/t लगा देंगे। 4 - 2/4 इज इक्वल टू 1/2। एक्सेलरेशन आ गया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन आ जाता है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है तो अल्फा इज इक्वल टू a/r लगा देंगे। a की वैल्यू 0.5, r की वैल्यू 0.5 इज इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, इसका आंसर आ जाता है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 का जो आंसर है बी, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या दे रखा है, हमें क्या निकालना है, एट स्पेयर द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी। देखो 1 ग्राम वाटर दे रखा है, कितने पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जब आप इसे हीट दोगे, आप क्या करोगे, इसे हीट दोगे तो बन जाता है, इसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा और ये स्टीम बन जाएगी। ये तो क्या है, वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बन गई स्टीम।
ध्यान से देखो स्टीम बन जाती है, दिस इज स्टीम। तो इसका वॉल्यूम बढ़ गया और इसका वॉल्यूम नेग्लेक्ट कर देंगे, V1 तो 0 मान लेंगे, V2 ही कितना है वो क्या रखा है कि 1650 सीसी है, 1650 सीसी यानी 1650 इंटू 10 की पावर -6 मीटर क्यूब है। और प्रेशर कितना दे रखा है 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, वो होता ही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो हीट है वो कुछ तो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और कुछ W एक्सटर्नल, W अगेंस्ट प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो डेल्टा U जो होगी बेटा Q माइनस W होगी। तो पहले मैं W निकाल लेता हूँ। W जो होगा P इंटू डेल्टा V, P की वैल्यू है 10 की पावर 5 और डेल्टा V V2 माइनस V1 यानी कि इंटू 10 की पावर -6 -0, तो कितना आ जाता है बेटा ये 165 जूल आ जाता है। ये आ गया W1। अब देखो W1 आ गया तो जो Q होगा वो जो होगा Q की वैल्यू जो होगी M इंटू एल के से निकालेंगे। M कितना दे रखा है ध्यान से देख लो, 1 ग्राम है ना। जूल में हमारा आंसर आ रहा है, जूल में पूछा है तो मैं सारी चीज़ें जूल में रखूंगा, तो M को केजी में रखूंगा। 1 ग्राम है तो 10 की पावर -3 और जो L दे रखी है वो कैलोरी पर ग्राम है। एक काम करते हैं Q इज इक्वल टू ml निकालते हैं और ये कैलोरी में आ जाएगा। M है 1, L है 540, तो आ गया 540 कैलोरी। लेकिन 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल भी होता है, तो जूल में आ जाएगा अपॉन 4.2, एक कैलोरी इज इक्वल इंटू 4.2 जूल। तो जो चेंज इन एनर्जी होगी 540 इंटू 4.2 माइनस 165। तो आंसर क्या आ जाता है बेटा जब आप इसे कैलकुलेट करोगे 2103 जूल के इक्वल आ जाता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर है वो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस प्रकार से दिया हुआ है कि मान लेते हैं ये हमारे पास एंगल कितना है अल्फा और ये एल है और ये टोटल लेंथ कितनी है एल, है ना। और यहाँ पे इसके जस्ट नीचे स्मॉल एल लेंथ के नीचे यहाँ पर एक पिन है और यहाँ पर के जाकर के टकराएगा, तो इस तरीके से जाकर के टकराएगा। फिर यहाँ पर जो होगा ये यहाँ पर जाकर के एंगल थीटा पर मैक्सिमम हाइट तक जाता है। यहाँ पर एक पिन दे रखी है, तो अगर जो पिन नहीं होती तो कैसे होता, ये एंगल अल्फा होता और ये इधर जाता और इधर झूलता हुआ इधर भी एंगल अल्फा जाता। लेकिन यहाँ पर एक पिन है यहाँ पर, तो ये लेंथ तो फिक्स हो जाती है। उसके बाद ये इस तरीके से मूव करता हुआ ऐसे जाता है। ये क्वेश्चन है, तो आपको बताना है ये थीटा निकालना है। तो ध्यान से देखो, यदि ये एल है और ये एल है और ये टोटल एल थी, तो ये लेंथ हो जाएगी एल माइनस एल। ठीक है। दूसरा कि यहाँ पर वेलोसिटी 0 होगी, यहाँ पर वेलोसिटी 0 होगी, है ना। और ये दोनों जो होंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर ही होना पड़ेगा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी सेम, यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी सेम, दोनों की स्पीड यानी काइनेटिक एनर्जी भी सेम है। तो ध्यान से देखो, यदि ये एल है, यदि ये कैपिटल एल है, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, इस ट्राइंगल में लगा देंगे कॉस अल्फा लगा देंगे, तो ये कितनी हो जाएगी, देखो ध्यान से देखो, कॉस अल्फा, इसे थोड़ी देर के लिए मैं कैपिटल स्मॉल h मान लेता हूँ, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू h अपॉन एल, तो h की वैल्यू हो जाती है एल कॉस अल्फा हो जाएगी। क्लियर है क्या बात। तो ये टोटल लेंथ आ गई। और यदि एल माइनस एल है और यदि आपको ये निकालना है, तो एल माइनस एल कॉस अल्फा ये आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। ये थीटा है और ये एल, ये कितनी है एल माइनस कैपिटल एल माइनस एल और ये थीटा है, तो ये वाली डिस्टेंस जो आएगी ये एल माइनस एल कॉस थीटा आ जाएगी। और ये कितनी है एल, ये कितनी लेंथ है एल। तो ध्यान से देखो, एक तो इसकी हेल्प से निकल गई कितनी एल कॉस अल्फा, और एक ये आ जाएगी स्मॉल एल प्लस ये आ जाएगी एल माइनस एल इंटू कॉस थीटा। क्लियर है क्या बात। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी एल कॉस अल्फा माइनस एल अपॉन एल माइनस एल इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये आंसर आपका इसमें आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर है वो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर है सी। इसमें क्या दे रखा है कि एक स्ट्रिंग को x बराबर 0 और x बराबर l के बीच
आपने क्या कर रखा, फिक्स कर रखा, और उसमें दो स्टैंडिंग वेव हैं। पहले एक्सपेरिमेंट में तो y इक्वल टू a साइन पाई x अपॉन एल इंटू साइन ओमेगा टी ऐसे है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में जो वेव सेटअप की गई है उसमें a साइन 2 पाई x अपॉन एल इंटू साइन 2 ओमेगा टी दिया हुआ है। आपको क्या बताना है, आपको बताना है इसमें एनर्जी, इसकी एनर्जी यदि E1 है और इसकी एनर्जी कितनी है बेटा E2 है, तो आपको इन दोनों में रिलेशन बताना है। तो मैं बता दूं आपको, जो एनर्जी होती है वो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो एम्पलीट्यूड तो देखो दोनों का सेम ही है, यहाँ पे ये तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी होगी 1, इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, या एवरेज भी कह सकते हो आप। लेकिन यह फ्रीक्वेंसी ओमेगा और यहाँ 2 ओमेगा, तो एम्पलीट्यूड तो दोनों का सेम है। तो एनर्जी E1 अपॉन E2 निकालें तो फ्रीक्वेंसी F1 अपॉन F2 का स्क्वायर, यानी कि ओमेगा अपॉन 2 ओमेगा का स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन 4, यानी कि E1 कितना आंसर है C, है ना। E1 4, E1 इज इक्वल टू E2 अपॉन 4 और E2 की वैल्यू आ गई 4, E1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है डी, 36 का आंसर है डी। इसमें क्या दे रखा है, देखो जैसे कि ये आपके पास एनर्जी, लाइट एनर्जी होती है, इसकी फोटोन की एनर्जी म्यू है, इसका वर्क फंक्शन फाई है, जिसे हम h म्यू नॉट, जिसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, वो निकालना है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो 0 से k मैक्सिमम तक निकलते हैं। तो k मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है क्या बात। तो आपको क्या निकालना है, h म्यू नॉट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, h म्यू बराबर k मैक्स प्लस वर्क फंक्शन की जगह h म्यू नॉट। तो ध्यान से देखो, वैल्यू h म्यू नॉट निकालनी है हमें, निकाल देंगे हम इसे, है ना। म्यू नॉट निकालना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो कैसे करें, तो h से डिवाइड कर देंगे, h म्यू माइनस k मैक्स अपॉन h, तो आ जाएगा म्यू माइनस k मैक्स अपॉन h। क्लियर है क्या बात। तो h, तो म्यू की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, और k मैक्स की वैल्यू दे रखी है, और h की वैल्यू तो होती है। तो म्यू की वैल्यू कितनी है 10 की पावर 15 माइनस k मैक्स कितना दे रखा है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है ये, और जो h की वैल्यू होती है 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 34। यदि आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर 2.7 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेना, 16 चौका 64 आसान ही दिख रहा है इसमें, तो कोई ये हो ना, 16 चौका 64 1/4 इंटू 10 की पावर, है ना, थोड़ा सा आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना आप। दिस इज क्वेश्चन नंबर 36। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। तो 37 का आंसर है 32, यानी ए। बहुत ही सही क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है, 2 माइक्रोफैरड का आपको कैपेसिटर बनाना है, लेकिन आपके पास अवेलेबल है 1 माइक्रोफैरड के, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 300 वोल्ट सहन कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे, आप इन कैपेसिटर को इस तरीके से सीरीज में लगाओगे कि ये सहन भी कर जाए और मैक्सिमम कैपेसिटेंस भी बन जाए। तो लेकिन जब आप सीरीज में कैपेसिटर को लगाते हो तो उनकी जो कैपेसिटेंस होती है वो डिक्रीज हो जाती है। देखो, अब यदि आपके पास 1000 वोल्ट की पावर सोर्स है, तो यदि आप 3 लगाते हो, मान लिया 3 लगा, यदि आप 2 लगाते हो मान लिया, तो 2 क्या 500 इधर जाएगा, 500 इधर जाएगा, फूक जाएगा, क्योंकि तो 300 ही सहन कर सकता है। यदि आपने 3 लगाए तब क्या जाएगा, 3.34 जाएगा वोल्ट एक पे, है ना, 1000/3, तब भी फूक जाएगा क्योंकि 300 सहन कर सकते हो। तो मिनिमम आपको कितने लगाने पड़ेंगे, मिनिमम आपको 4 कैपेसिटर लगाने पड़ेंगे। किसके, आपको 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड। लेकिन इसकी जो टोटल कैपेसिटेंस होगी 1/4 माइक्रोफैरड हो जाएगी। तो आपको ऐसी ब्रांचेस पैरेलल में लगानी पड़ेगी। कैपेसिटेंस बढ़ाने, पैरेलल में कैपेसिटेंस क्या होती है, बढ़ जाती है। तो कितनी लगाएं, मान लेते हैं हमने ऐसी 4 की सीरीज की ब्रांच कितनी लगा दी, n लगा दी। तो एक का कितना था 1/4 और n का कितना हो जाएगा, n इंटू 1/4, कितना बनाना है 2, तो कितनी ब्रांचेस लगानी पड़ेगी 8, और एक ब्रांच में कितने हैं 4, तो कितना हो गए 4 इंटू 8, 32 ब्रांचेस, यानी 32 कैपेसिटर आपको लगाने पड़ेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 37, है ना। तो धीरे धीरे हम अपने ऑब्जेक्ट की तरफ पहुंच रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 38।
क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर मैं बता देता हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है सी। ध्यान देने वाली बात है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका मास टोटल m मान लेते हैं। जब इसमें से कोई गैस इजेक्ट होती है पीछे की ओर, तो वो गैस इसमें अपथर्स्ट फोर्स लगाती है। तो जो अपथर्स्ट फोर्स होता है वो v रिलेटिव इंटू dm/dt होता है। v रिलेटिव क्या होती है? जिस रिलेटिव वेलोसिटी से ये गैस निकलती है उसकी वैल्यू dm/dt होता है रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल। तो ये हमेशा याद रखो आप इसे, है ना। f वैसे dp/dt से आता है और इसे m लिख देते हैं, v बाहर आ जाता है और dm/dt आ जाता है। दूसरा, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो लगेगा mg। अब देखो जब यदि आप इस रॉकेट को कंसीडर करोगे ऐसे करके, तो इस पे एक तो अपथर्स्ट फोर्स लगेगा ऊपर की ओर जो कि गैस लगाएगी, और इस पे ग्रेविटी फोर्स लगेगा mg। यदि इसका एक्सेलरेशन, वो कह रहा है कि एक्सेलरेशन कितना हो जाए 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाए, तो बताओ क्या बताना है। एग्जस्ट स्पीड दे रखी है गैस की, v रिलेटिव भी दे रखा है आपको, कितना 980 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो आपको ये बताना है कि फ्यूल कंजप्शन पर सेकंड dm/dt निकालना है। तो देखो कैसे लिखेंगे, अपथर्स्ट फोर्स माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू ए। क्लियर है? तो m दे रखा है क्या? हाँ, m भी दे रखा है, इसमें कैपिटल M दे रखा है, 4000 kg है। रॉकेट का भतेरा बड़ा मास दे रखा है। f अपथर्स्ट कितना होगा? v रिलेटिव इंटू dm/dt इज इक्वल टू mg प्लस a। क्लियर है क्या बात? g प्लस a। तो m की वैल्यू है 4000 और g की वैल्यू 9.8 और एक्सेलरेशन कितना है 19.6 और 4000 इंटू, है ना, थोड़ा सॉल्व कर लेना, 9.6 प्लस 3 इंटू 9.8 आ जाएगा जैसे मेरे को दिख रहा है। वो v रिलेटिव 980 इसलिए दे रखा है और dm/dt जब आप इसे सोल्व करोगे तो dm/dt की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? सी ऑप्शन, यानी 120 kg पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 39 का जो ऑप्शन है, आंसर बता देते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन है सी। सी ऑप्शन है। गामा मिक्सचर का फॉर्मूला लगाना है। इसमें n1 1 दे रखा है, गामा 1 7/5 दे रखा है, n2 भी इसमें 1 दिया हुआ है और गामा 2 की वैल्यू इसमें 5.3 दिया है। तो गामा मिक्सचर निकालना है आपको सिस्टम का, तो वो फॉर्मूला होता है n1/n2, n1 प्लस n2 अपॉन गामा मिक्सचर माइनस 1 इज इक्वल टू n1 अपॉन गामा 1 माइनस 1 प्लस n2 अपॉन गामा 2 माइनस 1 होता है। वैल्यू पुट कर देंगे, गामा मिक्सचर आ जाएगा। n1 और n2 क्या है? 1 1 प्लस 1, दिस इज गामा मिक्सचर माइनस 1, n1 की वैल्यू 1, 7/5 प्लस 1 5.3 माइनस 1, तो 5/2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 4, और ये इससे कट जाएगा 2, तो 1/2 इज इक्वल टू गामा मिक्सचर माइनस 1। तो गामा मिक्सचर की वैल्यू कितनी आ जाती है बेटा? 3/2 आ जाती है। आंसर तो है ही नहीं चाचा, तो कैसे गलती कर दी? दोबारा से सॉल्व करते हैं जब गलती हो जाती है। n1 प्लस n2 2, अच्छा वैल्यू देख लूँ, थोड़ी सी गड़बड़ तो नहीं रख दी, 5.3, वेरी गुड। तो 2 अपॉन गामा मिक्सचर माइनस 1, n1 की वैल्यू 1, 7/5 माइनस 1 प्लस 1/5.3 माइनस 1, तो ऊपर तो 5/2 और नीचे 3/2, तो 8/2 बराबर 4, है ना। आंसर तो वही आ रहा, 1/2 गामा मिक्सचर माइनस 1 गामा मिक्सचर इज इक्वल टू 3/2, यानी कि अपने कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है। आंसर तो इसमें दे ही नहीं रखा, आंसर इसमें नहीं दे रखा, तो आंसर तो बेटा इसका 39 का सी। अच्छा वो 24 बटे कितना? अरे यार 24/16 दे रखा है, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, सही तो आंसर है ना। देख लो किस तरीके से घुमाया हुआ है, थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी में कंफ्यूज भी हो सकते हैं, है ना। मैं सोच रहा हूँ यार मैंने तो चेक किया है आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर जो है ये रटा रटाया क्वेश्चन है, सॉरी रटा रटाया वो तो नहीं है, लेकिन पिछले पेपर में एज इट इज़ आया था। आपको एनर्जी डेंसिटी निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एनर्जी डेंसिटी होती है। आंसर तो मैं इसका बता देता हूँ फिर भी, कितना है बेटा? क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर है वो ए है ना। इसमें क्या दे रखा है? इसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है जिसका कोई यूज़ नहीं है ना। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज दे रखी है और एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो हाफ सिग्मा, है ना।
कितनी होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होती है। ये होती है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है। ये तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एनर्जी डेंसिटी आ जाती है ना, ई टी आ जाती है ऐसे करके। लेकिन यदि आपको इसका एवरेज निकालना हो तो इसका एवरेज 1/2 होता है। तो ये 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। तो 1/4 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट, जो इसमें मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 4 वोल्ट पर मीटर दिया हुआ है। तो 4 वोल्ट का स्क्वायर रखेंगे तो 4 एप्सिलॉन नॉट। तो सॉल्व कर लेना, डेफिनेटली यू विल गेट द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। 41 का आंसर कितना है, 6 और 4 सी ऑप्शन है। ये तो रटा रटा क्वेश्चन है। किस तरीके से, ध्यान देना कि जब दो वेक्टरों का सम, दो वेक्टरों का रिजल्टेंट एक पर परपेंडिकुलर हो तो यही डायग्राम बनता है। तो ये तो हो गया वेक्टर ए, और जो वेक्टर बी होगा वो वेक्टर बी ऐसे होगा। इस तरीके से हम वेक्टर बी को बना लेते हैं। क्लियर है बात। तो वो कह रहा है तो वेक्टर बी तो ये हो गया, और ये हो जाएगा रिजल्टेंट। इस तरीके से आपका बनेगा, है ना। थोड़ा डायग्राम इस तरीके से आप बना लेना, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस चीज पर, मतलब इस वाले कॉन्सेप्ट पर, कि जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर एक वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो कैसे कॉम्बिनेशन बनेगा बेटा, वो इसी तरीके से बनता है, और हम फिर इसी तरीके से लिख देते हैं। लेकिन वो कह रहा है कि जो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है ए और बी का, वो कितना है 16। तो मैं इसे क्या मान लूँ, x मान लूँ, तो ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स। तो ये कितना हो, 16 ही दे रखा है ना, हाँ। तो इसे यदि मैं x मान लूँ, यदि ये x मान लूँ, तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स, ये 16 माइनस एक्स, और रिजल्टेंट दे रखा है 8। तो इस रिजल्टेंट कितना है 8, और ये कितना हो गया 16 माइनस एक्स। तो इस वाले ट्राइंगल में अपन क्या लगा देंगे, इस वाले ट्राइंगल में हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, 8 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। जब आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाती है 6, है ना। तो जब एक की 6 आ जाएगा तो दूसरा कितना होगा, 16 माइनस 6 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो इस तरीके से 10 यूनिट या 10 यूनिट, तो कौन सा आंसर आता है 6 और 10 यूनिट आंसर आ जाता है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से कर देते हैं। तो अब हमारे 4 क्वेश्चन बचे हैं, 42 में देख लेते हैं हम। हाँ 42 में देखो 42 का आंसर नोट करो। सबसे पहले तो सी ऑप्शन है इसका, है ना। अब इसमें क्या दे रखा है कि इसमें ये दे रखा है ना। इसमें यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में 2 लाइट डाल रखी हैं। 2 लाइट वेवलेंथ है, एक की तो 650 नैनोमीटर है, और दूसरी की दूसरा जो है वो है ये 520 नैनोमीटर। क्लियर है क्या बात। वो ये कह रहा है कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से ऐसी दूरी बतानी है कि जहां पर इनकी जो ब्राइट फ्रिंज है वो क्या करें, सुपर इम्पोज करें, वो मिले। तो कैसे मान लेते हैं इसकी nth और इसकी mth ब्राइट फ्रिंज एक पॉइंट पर कॉन्साइड करती हैं। तो ये जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होगी, n d लैम्डा ओवर d हो जाएगी, है ना। तो इसके लिए तो y1 बराबर y2 रख देंगे। तो y1 के लिए तो n d लैम्डा 1 अपॉन d, और इसके लिए मान लेते हैं इसकी mth है और इसकी लैम्डा 2d है। तो d से d कट जाएगा, n इंटू लैम्डा 1 कितनी आ गई, n इंटू लैम्डा 1 है 650, m इंटू ये है 520 कट जाएगा, n इंटू 5 m इंटू 4, 13 चौका 52, 13 पंजे 65। तो m इज इक्वल टू n 5/4। लेकिन m और n तो इंटीजर होने पड़ेंगे। तो n की वैल्यू 4 होगी, 8 होगी, 12 होगी। इस तरीके से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, और ये कितनी आ जाएगी 10, और ये कितनी आ जाएगी 15। यानी कि पांचवी, और सबसे पहले तो पांचवी और चौथी, यानी कि n लैम्डा 1 के लिए कौन सी बेटा, 4th फ्रिंज, और इसके लिए लैम्डा 2 के लिए 5th फ्रिंज क्या होगी, एक दूसरे पर ब्राइट फ्रिंज सुपर इम्पोज करेगी। तो वही हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो जो y की वैल्यू होगी ये ऐसी डिस्टेंस n d लैम्डा 1, और वो d रख देंगे। आंसर n की जगह क्या रखेंगे 4, और d की जगह कितनी दे रखी है इसने 1.5 सेंटीमीटर, और d कितने दे रखी है इसने 0.5 मिलीमीटर, और लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है, अच्छा लैम्डा 1 650 इंटू 10 की पावर -9
तो ये मीटर में आ जाएगा। आंसर कितना दे रखा है सेंटीमीटर में, तो 7.8 मिलीमीटर आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। कितनी देर हो गई? 1 घंटा 24 मिनट। 1 घंटा 24 मिनट से लगातार हम क्वेश्चन करे जा रहे हैं। 43 का आंसर मैं बता देता हूँ, पहले आंसर नोट कर लीजिए बेटा, है ना। 43 का आंसर है बेटा ए। ध्यान दो कि जो टर्मिनल स्पीड होती है किसी लिक्विड में, है ना, जो टर्मिनल स्पीड होती है वो 2/9 है ना, कितनी रो माइनस रो लिक्विड, है ना, इंटू जी अपॉन नीटा इंटू आर स्क्वायर के इक्वल होती है। यानी वेलोसिटी जो होती है वो आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। 2/9 आर स्क्वायर रो अपॉन रो एल माइनस नीटा, है ना। तो अब देखो टर्मिनल स्पीड 2 सेंटीमीटर की दे रखी है 20 सेंटीमीटर। जब R1 2 सेंटीमीटर है तो टर्मिनल स्पीड है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब जो यदि मैं इसकी रेडियस R2 1 सेंटीमीटर कर दूं तो टर्मिनल स्पीड आपको बतानी है। तो क्या करेंगे, V1/V2 इक्वल टू R1/R2 का स्क्वायर कर देंगे। तो V1 कितनी दे रखी है 20 और ये तो है V। R1 कितना है 2 और R1/R2 है कितना 1 इक्वल टू 4। तो V वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, V2 हो जाएगी 20/4 यानी कि 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है क्या बात? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भैया, टाइम तो लगता है। देखो क्वेश्चन नंबर 44, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। और 22 यानी डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। ध्यान से देखो क्या है कि यहाँ पर पानी है ना, यहाँ पर पानी है, इस तरीके से निकल रहा है, इस तरीके से यहाँ से पानी निकल रहा है। और पानी की जो हाइट दे रखी है वो कितनी है 2 मीटर है। ये 2 मीटर फ्लेम है और एक मछली है। मछली कहाँ पर है बेटा 4 मीटर डेप्थ पे है। तो मैंने जो फॉर्मूला बना रखा है इसका, यदि आप वाटर से, ये तो NR है और ये NI हो जाएगी। यदि आप वाटर से इस तरीके से किसी रेस को देखते हो तो वो कहाँ पर होगा, वो यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये तो HO हो जाएगी और ये सारी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी HI। तो HI की जो वैल्यू होती है वो HI/NI/NR के इक्वल होती है। ये एंगल I है, R है। जहाँ से रेज आती हैं उसे इंसिडेंट मीडियम, जहाँ जाती हैं उसे रिफ्रैक्टेड मीडियम। तो HO कितना दे रखा है 2NI, ये तो कितना है एयर, तो 1 और NR जो दे रखा है 4/3 यानी कि N 8/3 मीटर हो जाएगा। तो जो उससे जो हाइट दिखाई देगी, यहाँ तो इमेज दिखाई देगी, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी HI + 4 मीटर, ये वाली 4 मीटर यहाँ से यहाँ तक। तो कितना हो जाएगा 8/3 + 4 इक्वल टू 4×3=12 और ये कितने आ गई 20/3 मीटर आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब हम लास्ट क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, ये टफ क्वेश्चन है थोड़ा सा और इसका जो आंसर दे रखा है 45 का वो आंसर है डी। ध्यान दो, इनिशियल वेलोसिटी तो v नोड है और ये यहाँ पर जाकर के रुक जाता है और जो एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है बेटा, वो एक्सेलरेशन की वैल्यू वेरिएबल एक्सेलरेशन है, वो -x² के इक्वल है। तो इसे v dv/dx लिखेंगे अपन, v dv/dt नहीं लिखेंगे। -x² v dv = -x² dx। इंटीग्रेशन करेंगे दोनों ओर, x = 0 पर, यहाँ x = 0 पर वेलोसिटी v नोड है और x = x पर वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो v²/2 फ्रॉम v नोट टू 0। तो कितना आ जाएगा बेटा, अपर लिमिट रखेंगे 0 माइनस v02/2। क्लियर है क्या बात, माइनस यहाँ देखो अब ये कितना जाएगा x³ फ्रॉम 0 टू x लिखेंगे इसे। तो -x³ - 0/3। तो -v02/2 इक्वल टू -x³ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की बराबर 3/2 v02 और x की वैल्यू हो जाएगी 3/2 v02 की पावर 1/3। तो बेटा डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन आ जाता है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आए, थोड़ा सा इसकी हेल्प लेना। आने वाले टाइम में हम और वीडियो लेक्चर पोस्ट करेंगे ग्रेजुअली, जैसे जैसे टाइम निकलेगा आप इन वीडियो लेक्चर को रिकॉल करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। जब भी आप जाकर के नीट या जेईई मेन एग्जाम में आपको अच्छी नंबर मिलेंगे।